एंगुलर जेएस के अंदर कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं जो एप्लीकेशन के डेटा और मेथड्स को हैंडल करते हैं। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learn1.com की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। और इस बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं स्कोप्स एंड कंट्रोलर्स। और अगर आप एंगुलर जेएस को अच्छे तरीके से सीखकर अपने करियर को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो learn1.com की वेबसाइट पर जाकर ये पूरा कोर्स सीख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में एक ही चीज सिखाई जा सकती है। समझ रहे हो ना? ये वीडियो में हमने सिर्फ स्कोप्स और कंट्रोलर्स के बारे में हमने सीखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस एंगुलर जेएस के अंदर आती है। वो अगर आपको सीखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और ये एंगुलर जेएस का कंप्लीट कोर्स हिंदी में सीखिए। learn1.com एक ऐसी जगह है कि जहां पे उसके वेब पोर्टल पे और मोबाइल एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज कंप्लीटली फ्री, जहां पे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा ये सारे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल समझाए जाते हैं। सो फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि एंगुलर जेएस के अंदर स्कोप्स एंड कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कोप्स एंड कंट्रोलर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पिछले वीडियो में स्कोप्स भी सीख चुके हैं और कंट्रोलर भी सीख चुके हैं, तो वापस तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के वीडियोस में सीखा था कि स्कोप्स के एग्जांपल्स भी देखे थे, कंट्रोलर भी यूज़ किया, तो वो बेसिक स्कोप और कंट्रोलर थे। लेकिन अब हम लोग जैसे जैसे आगे वीडियो सीरीज़ देखेंगे उसके अंदर एडवांस टॉपिक्स आते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि चाइल्ड कंट्रोलर, यानी कि अभी तक सिर्फ हम लोगों ने एक ही कंट्रोलर का यूज़ किया है। सपोज़ कि हमको एक ही कंट्रोलर के अंदर अगर मल्टीपल कंट्रोलर्स यूज़ करने हो, एक के अंदर दूसरा कंट्रोलर, दूसरे के अंदर तीसरा कंट्रोलर, तो वो किस तरह से किए जाते हैं और वो किस तरह से वर्क होते हैं वो इस वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। सेकेंड आता है स्कोप इनहेरिटेंस, कि स्कोप इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे। देन एंगुलर जेएस की एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स जिसके बिना हम लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते, वो है एक डाइजेस्ट साइकिल, तो वो भी हम लोग समझेंगे कि डाइजेस्ट साइकिल क्या होती है। देन एंगुलर जेएस के कुछ सेंट्रल फंक्शंस हैं लाइक डॉलर वॉच, डॉलर डाइजेस्ट, डॉलर अप्लाई, तो इन तीनों फंक्शंस को भी हम विथ एग्जांपल जानेंगे कि इनका यूज़ क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चाइल्ड कंट्रोलर से। एक्चुअली चाइल्ड कंट्रोलर और स्कोप इनहेरिटेंस दोनों एक ही बात है, या एक ही एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग पहले स्कोप इनहेरिटेंस समझते हैं, उसके अंदर चाइल्ड कंट्रोलर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो देखते हैं स्कोप इनहेरिटेंस। अब स्कोप इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस तो पढ़ा है, या हम लोग अभी तक यूज़ करते आए हैं, राइट। अगर हम लोग वेब डेवलपर है तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या, कि जो भी चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़, मेथड्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं। तो उसी तरह से स्कोप इनहेरिटेंस मतलब क्या, तो स्कोप इनहेरिटेंस मतलब पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप के बारे में हम लोगों ने क्या बात की थी कि स्कोप क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से व्यू और कंट्रोलर एक दूसरे के बीच में डेटा का ट्रांजैक्शंस करते हैं। दूसरी बात कही थी कि स्कोप कंट्रोलर स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जिस स्कोप को मैंने कंट्रोलर के अंदर स्पेसिफाई किया है उसी कंट्रोलर के अंदर वो स्कोप यूज़ हो सकता है। लेकिन सपोज हम लोगों ने नेस्टेड कंट्रोलर्स डिफाइन किए हैं तो क्या होगा, सपोज जो चाइल्ड कंट्रोलर होगा ना वो क्या करेगा, पेरेंट कंट्रोलर के स्कोप को इनहेरिट कर सकता है। आप एग्जांपल में देखोगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने दो कंट्रोलर लिए, एक मॉड्यूल बनाया माई ऐप, ठीक है, और उसके अंदर एक पेरेंट कंट्रोलर लिया है, दूसरा क्या रजिस्टर किया है, चाइल्ड कंट्रोलर। तो ये चाइल्ड कंट्रोलर क्या कर सकता है कि पेरेंट कंट्रोलर के स्कोप को इनहेरिट कर सकता है, मतलब इस स्कोप के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी, यहाँ पर दिख रहा है दो है, तो उन दोनों को ये यूज़ कर सकता है। कैसे, तो विथ एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने क्या किया है, एक पेज ले लिया, लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी और यहाँ पर NG ऐप में क्या दे दिया, माई ऐप, हमारे मॉड्यूल का नाम,
जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है, राइट। हम लोग ऑलरेडी मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं और सारी चीज़ें जान चुके हैं, सो अब हम लोग उन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है, मैंने उसके अंदर क्या कर लिए, एक कंट्रोलर ले लिया जिसका नाम दे दिया पेरेंट कंट्रोलर, और उसी के अंदर मैंने क्या किया है, दूसरा कंट्रोलर ले लिया है, दैट इज़ चाइल्ड कंट्रोलर। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल के अंदर 2 कंट्रोलर रजिस्टर किए, एक किया पेरेंट कंट्रोलर और सेकंड किया चाइल्ड कंट्रोलर, और बस स्कोप ऑब्जेक्ट ले लिया दोनों के अंदर, वो तो कंपलसरी है। फिर यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज़ की, एक मैसेज पे पेरेंट कंट्रोलर स्टोर किया और नेम पे पेरेंट टेस्टिंग। उसी तरह से यहाँ पे चाइल्ड कंट्रोलर में मैंने क्या कर लिया, एक चाइल्ड कंट्रोलर का मैसेज कर लिया, डन। दोनों में मैसेज प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन नेम सिर्फ पेरेंट में है, चाइल्ड में नहीं है। देखते हैं विथ एग्जांपल। अब मैं स्कोप इनहेरिटेंस वाले एग्जांपल में आया। अब यहाँ पर सपोज चाइल्ड कंट्रोलर के अंदर मैंने एक्सप्रेशंस के थ्रू क्या प्रॉपर्टी एक्सेस करता हूँ, सपोज दोनों में कॉमन क्या है, मैसेज। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैसेज, और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। क्या दिख रहा है, चाइल्ड कंट्रोलर, हमको आउटपुट में दिख रहा है चाइल्ड कंट्रोलर। तो देखते हैं चाइल्ड कंट्रोलर मैसेज कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो चाइल्ड कंट्रोलर मैसेज हम लोगों ने इसी कंट्रोलर में दिया है, किसमें, चाइल्ड कंट्रोलर में। तो रीजन क्या हुआ, सपोज अब अगर मैं मैसेज के साथ साथ अगर यहाँ पर लिखता नेम, सपोज मैंने क्या लिखा, नेम, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर लिखा है नेम। अब अगर आप रन करते हो तो आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट टेस्टिंग। क्या आएगा, पेरेंट टेस्टिंग। अब देखो पेरेंट टेस्टिंग कहाँ पर है, पेरेंट कंट्रोलर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंट्रोलर ने, इस कंट्रोलर के जो भी स्कोप की प्रॉपर्टी थी, यानी कि ये नेम, उसको क्या किया, इनहेरिट कर लिया, राइट। सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि जब हम लोग रन करते हैं, जब हम लोगों ने यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पर क्या प्रिंट करवाया था, मैसेज। ठीक है, तो ये किस कंट्रोलर के अंदर लिखा था, चाइल्ड कंट्रोलर। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और चाइल्ड कंट्रोलर के अंदर एंगुलर सर्च करेगा कि MSG यानी कि मैसेज नाम की कोई प्रॉपर्टी स्कोप के अंदर है या नहीं। अगर उनको मिल गई, ऑब्वियसली यहाँ पे हमको मिल गई, तो उन्होंने क्या प्रिंट कर दिया, चाइल्ड कंट्रोलर। अगर यहाँ पर नहीं मिलती तो वो सबसे पहले तो कहाँ सर्च करने जाएंगे, पेरेंट कंट्रोलर के अंदर। अगर वहाँ पर होगी तो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, राइट, एक्सेस कर लेगा, अदरवाइज नहीं। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया, मैंने मैसेज की जगह पे क्या किया, नेम किया। तो फिर एंगुलर जेएस ने सर्च किया, इस कंट्रोलर के अंदर स्कोप में नेम प्रॉपर्टी नहीं थी, तो वो कहाँ पर गया, पेरेंट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ सर्च किया तो यहाँ उसे नेम मिल गया। तो उसने आउटपुट में आपको क्या दे दिया, पेरेंट टेस्टिंग, जो यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज लिखा था, राइट। तो स्कोप इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी अगर हम लोग नेस्टेड कंट्रोलर बनाते हैं तो जो चाइल्ड कंट्रोलर होता है वो पेरेंट कंट्रोलर के स्कोप को इनहेरिट कर सकता है। मतलब पेरेंट कंट्रोलर के स्कोप के अंदर जितने भी मेथड्स, वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उन सभी को वो क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। तो ये है स्कोप इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंगुलर जेएस। कौन कौन से हैं, $वॉच, $डाइजेस्ट, $अप्लाई। तो ये तीनों है क्या, अगर मैं कहूँ तीनों के बारे में, तो $वॉच, डाइजेस्ट एंड अप्लाई एंगुलर जेएस के सेंट्रल फंक्शंस हैं। लेकिन अगर मुझे इनको समझना हो तो मुझे एक ऑर्डर में ही समझना पड़ेगा, मैं किसी को भी कहीं पर भी नहीं समझ सकता। दैट मीन्स जैसे इनके नाम लिखे हैं, पहले आपको वॉच समझना पड़ेगा, देन डाइजेस्ट, देन अप्लाई। अगर आप चाहोगे मैं पहले अप्लाई समझ लूँ या डाइजेस्ट समझ लूँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और इन तीनों को समझने से पहले, इनका ऑर्डर या इन लोगों को समझने से पहले, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, डाइजेस्ट साइकिल, वो समझनी पड़ेगी। अगर वो आपको समझ में आएगी तो ही ये तीनों समझ में आएंगे, राइट। आइए देखते हैं डाइजेस्ट साइकिल क्या है। तो डाइजेस्ट साइकिल एक वेल फॉर्म्ड लूप है इन एंगुलर जेएस, राइट। मतलब सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक लूप है। और इसका काम क्या, तो जब कोई यूज़र एंगुलर जेएस के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है,
दैट मीन्स कोई इवेंट फायर करता है, लाइक क्लिक, ऑन क्लिक, की प्रेस, की डाउन वगैरह वगैरह, कोई भी इवेंट फायर करता है तो ये लूप स्टार्ट हो जाती है। और इस लूप का काम क्या कि जब ये लूप स्टार्ट होती है तो जितने भी वेरिएबल एंगुलर जेएस के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं उन सभी वेरिएबल के अंदर जो अपडेट हुए हैं वो ये चेक करती है। दैट मीन्स सपोज किसी वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू को कंपेयर करती है। अगर दोनों में कुछ चेंज होता है कि नई वैल्यू पुरानी वैल्यू से कुछ अलग है तो व्यू में उसी वैल्यू को क्या कर देती है, अपडेट कर देती है, जो आपने टू वे डेटा बाइंडिंग के एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा होगा। सपोज देखते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, सपोज मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखता हूँ, मैंने टेक्स्ट एंटर की अल्केश, तो क्या हो रहा है कि नीचे अल्केश व्यू हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, टू वे डेटा बाइंडिंग। कैसे, हम लोगों ने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एनजी मॉडल लेकर एक वेरिएबल का नाम दे दिया और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक्सप्रेशंस के थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने बाइंड करवा दिया। मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखूंगा वो मैं यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये एंगुलर जेएस को कैसे पता चला कि भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कुछ भी लिखा तो डायरेक्टली नीचे हो गया, एंगुलर जेएस को कैसे पता चला? तो क्या होता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, सपोज ए लिखा, तो क्या हुआ, यूजर ने एक एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म किया तो इसके एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन क्या हो गया, डाइजेस्ट साइकिल स्टार्ट हो गई। और डाइजेस्ट साइकिल स्टार्ट हो गई तो वो क्या करेगी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, लाइक अभी हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक, माई टेक्स्ट जो एंगुलर जेएस में रजिस्टर्ड है, तो इसकी वैल्यू चेक करेगी। तो इसकी प्रीवियस वैल्यू चेक करेगी, मीन्स डर्टी चेकिंग, पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू को कंपेयर करना। तो इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी, सपोज अभी ऐसा है लिखा, तो पुरानी और नई वैल्यू में चेंज आ गए हैं, तो क्या करेगी, नई वैल्यू को पुरानी वैल्यू की जगह पे रिप्लेस कर देगी व्यू के अंदर, और हम लोगों को लगेगा कि वो क्या हो गया है, अपडेट हो गया है, या नई पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से अपडेट कर देगी, राइट। तो ये किसका काम होता है, डाइजेस्ट साइकिल के थ्रू ही होता है। तो ये क्या थी, डाइजेस्ट साइकिल, राइट। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे 3 सेंट्रल फंक्शन पर, जो है वॉच, डाइजेस्ट और अप्लाई। तो उनमें से हम लोग फर्स्ट फंक्शंस देखते हैं, दैट इज $वॉच। अब इस फंक्शंस का काम क्या है, तो इस फंक्शंस का काम इसके नाम पर से ही पता चलता है, वॉच, यानी कि किसी भी एंगुलर जेएस के अंदर हम लोगों ने जितने भी वेरिएबल यूज़ किए हैं उन वेरिएबल में से अगर मैं किसी भी वेरिएबल पर वॉच रखना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे चेक करने हैं, राइट, तो मैं विद द हेल्प ऑफ इस वॉच फंक्शंस की मदद से देख सकता हूँ, या इसके यूज़ से पता कर सकता हूँ। इस $वॉच को लिसनर फंक्शंस भी बोला जाता है, राइट। अब कैसे मुझे पता चलेगा कि भाई ये सच में किसी वेरिएबल पर मतलब वॉच रख सकता है या नहीं, देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हम लोगों ने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है और मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं उसके लिए मैंने टू वे डेटा बाइंडिंग यूज़ की है कि जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँ वो नीचे मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, जो हम लोगों ने डाइजेस्ट साइकिल के एग्जांपल में भी देखा था। लेकिन अब मुझे समझना है $वॉच जो एक लिसनर फंक्शन है उसका यूज़। तो उसका काम क्या है कि वेरिएबल में जो भी चेंजेस होते हैं वो उस पर वॉच रखता है। तो सपोज़ मुझे क्या करना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं जितनी बार चेंजेस कर रहा हूँ ना, राइट, तो उतनी बार मुझे काउंट करना है कि जितनी बार मैंने चेंजेस किए उतना मुझे काउंट होना चाहिए कि भाई यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने 10 बार अपडेट किया। सपोज़ मैंने अभी लिखा 1 तो 1 आना चाहिए, 2 बार चेंज किया तो 2 आना चाहिए, 3 लिखूँ तो 3, 4, जितना भी लिखूँ उतना चेंज होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं $वॉच फंक्शंस का यूज़ करके एक एग्जांपल। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था एज इट इज़, आप लोग जानते हो, माई मॉडल में माई टेक्स्ट दे दिया और उस वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ एक्सप्रेशन से नीचे बाइंड करवा दी। ओके, अब मैं यहाँ पर हमारे ऑलरेडी जो 2 कंट्रोलर पहले के एग्जांपल में बने थे उसके अंदर आया एक कंट्रोलर बना दिया जिसका नाम दे दिया माई कंट्रोलर। इसके अंदर आया एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज ऑब्जेक्ट स्कोप
और यहाँ पर मैंने एक काउंट करके वेरिएबल एक वेरिएबल ले लिया काउंट, जिसमें वैल्यू स्टोर कर दी 0। अब देखते हैं इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे। लिखना है डॉलर स्कोप, तो लिखना ही पड़ेगा डॉलर स्कोप डॉट डॉलर वॉच, राइट। हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डॉलर वॉच फंक्शंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि 2 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है कि जिस वेरिएबल आपको वॉच रखना है, जिस वेरिएबल पर आपको वॉच रखनी है, उस वेरिएबल का नेम। किस वेरिएबल पर वॉच रखनी है आपको, तो वेरिएबल का नाम है माय टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं, माय टेक्स्ट जो वेरिएबल है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने उसका नाम लिख दिया माय टेक्स्ट, हो गया। अब इसके अंदर आते हैं, सेकंड पैरामीटर में आता है फंक्शंस। अब वॉच फंक्शंस का काम है कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उस पर वॉच रखना। अब ये फंक्शंस कब, यहाँ पर एक सेकंड पैरामीटर आता है फंक्शंस। ये फंक्शंस कब कॉल होगा, जब इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी चेंजेस होंगे, चाहे एक कैरेक्टर टाइप करूँ या रिमूव करूँ, तो ये फंक्शंस कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर कितने पैरामीटर आते हैं, 2। फर्स्ट लिखा जाता है न्यू वैल्यू, सेकंड पैरामीटर इज ओल्ड वैल्यू, आ गए। और इस फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, सपोज स्कोप जो हम लोगों ने बाहर डिफाइन किया था, एक स्कोप के अंदर एक काउंट वेरिएबल लेकर उसकी वैल्यू रखी थी 0 और उस वॉच के अंदर क्या कर दिया ++। मतलब जितनी भी बार इस वेरिएबल के अंदर चेंजेस होगा उतनी बार काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। और डिज़ाइन के अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ अपडेटेड। ये एक मैसेज मैंने दे दिया कि योर टेक्स्ट इज अपडेटेड। यहाँ पे काउंट वेरिएबल का नाम जो हम लोगों ने कंट्रोलर में डिफाइन किया है कि इतना टाइम्स। देखते हैं रन करके, आप देखोगे यहाँ पर आपको कितना दिखा रहा है, 0 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अभी इस वेरिएबल के अंदर हमारे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट काउंट की वैल्यू जो हमने यहाँ पर डिफाइन की है, कितनी डिफाइन की है, 0, तो वही आपको डिस्प्ले होगी। चलो अब हम लोग रन करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा A, देखते हैं मैं जैसे ही कैरेक्टर चेंज करते जा रहा हूँ फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है, 0 टाइम्स ही आ रहा है। दैट मीन्स हम लोगों ने कहीं पर भूल कर दी है। तो देखते हैं कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पर हो गई है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर देखोगे कि सभी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या रह गया था, एक P लिखना रह गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्कोप कर देते हैं। अब यहाँ पर आ गए, पेज को क्या कर देते हैं, रिफ्रेश। आप देख रहे हो स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक तो हम लोगों ने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस किए ही नहीं है, फिर भी आप लोगों को कितना दिखेगा कि योर टेक्स्ट इज अपडेटेड 1 टाइम। तो ऐसा क्यों, बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या आना चाहिए, 0। लेकिन ये फर्स्ट टाइम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होता है तो भी उस वेरिएबल के अंदर ये जो डॉलर वॉच हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस लिया है वो क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो उसकी वैल्यू काउंट यहाँ पे 0 थी तो कितनी हो जाएगी, ++ यानी कि 1 हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं बाकी वर्क कर रहा है नहीं। सपोज मैंने लिखा 2, ठीक है, होते जा रहा है 5 टाइम्स, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई ये कैरेक्टर काउंट तो नहीं, कि भाई तो ये कैरेक्टर काउंट नहीं है, आप रिमूव करोगे तो भी देखो 19 टाइम्स इस तरह से यूज़ हो रहा है कि आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो कितना हो रहा है, अपडेटेड 24 टाइम्स। लेकिन ध्यान से देखें तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको चेंज तो किया 23 टाइम्स, लेकिन फर्स्ट टाइम तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये लोड हुआ था तभी आ गया। तो उसके सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, हम लोग कोड में जाएंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने इनिशियलाइज 0 से किया था उसकी जगह हम लोग करेंगे 1 से करेंगे 1 से। अब रिफ्रेश करके देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखा रहा है, योर टेक्स्ट इज अपडेटेड 0 टाइम्स, जैसे ही मैंने लिखा। दैट मीन्स जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंज कर रहा हूँ, यानी इवेंट फायर हुई, डाइजेस्ट साइकिल स्टार्ट हुई और हमारा जो ये वॉच है फंक्शंस वो भी उस डाइजेस्ट साइकिल का एक पार्ट है, उसने अपना काम कर दिया। यानी कि ये फंक्शन जैसे ही वेरिएबल के अंदर चेंज हुआ ये फंक्शंस कॉल हुआ और इसने क्या कर दिया, न्यू वैल्यू ने ओल्ड वैल्यू को क्या फंक्शंस कॉल हुआ और यहाँ पर क्या अंदर गए, क्या हो गया, काउंट ++, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर थी उसमें एक इंक्रीज हो गई। तो हम लोग व्यू पर देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स कितनी बार अपडेट हुआ, राइट। तो इससे हमको पता चलता है कि डॉलर वॉच फंक्शंस का काम क्या है, किसी भी वेरिएबल पर वॉच रखना कि उसके अंदर कितनी बार चेंजेस या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या अपडेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेस्ट, डॉलर डाइजेस्ट फंक्शन।
हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट। बट अगर आप डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट सीखना चाहते हो तो आपने हमारे लास्ट वीडियो देखे हुए होने चाहिए, जो थे डॉलर वॉच और डाइजेस्ट साइकिल पर बने हुए थे। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट का कंसेप्ट भी उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डाइजेस्ट साइकिल क्या है, डॉलर वॉच क्या है, तो आप इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाओगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने देखे हो तो बेटर है, अगर नहीं देखे हो तो फर्स्ट आप उन वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस टॉपिक को समझने का ट्राई करें, तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाओगे। राइट, तो देखते हैं कि डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट क्या है। देखो, डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट एक फंक्शन है, राइट, और इसका काम क्या है? तो इसका काम सिंपल है कि सपोज आप कोई एप्लीकेशंस बना रहे हो यूजिंग एंगुलर जेएस, जिसके अंदर आपने कंट्रोलर भी बनाया होगा, व्यू भी होगा और कंट्रोलर के अंदर मॉडल डेटा भी होंगे। राइट, सपोज आप उन मॉडल डेटा को एक्सटर्नली चेंज करते हो, एक्सटर्नली यानी कि एंगुलर जेएस के यूज़ किए बिना, जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? स्क्रीन पर आप देख सकते हो। स्क्रीन पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक माई ऐप नाम का मॉड्यूल बनाया है और उसके अंदर एक माई कंट्रोलर नाम का कंट्रोलर बनाया है। इसके अंदर देखो, मैंने मॉडल डेटा के अंदर एक वेरिएबल लिया है, स्कोप के अंदर नेम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर अल्केश काबा नाम की वैल्यू स्टोर की है। तो ये हमारे पास मॉडल डेटा के अंदर डेटा है। और उसके नीचे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया चेंज नेम का, राइट, और उसके ऊपर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को चेंज करवा दिया है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस वैल्यू की नेम में जो लिखा है ना अल्केश काबा, उसको अपडेट करवा दिया। किससे? लर्न वन से। राइट, तो स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी सपोज ये जो कोड मैंने लिखा है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, क्या है, आप रन करके यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने एक फाइल बनाई है digest.html। इसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल एंगुलर की लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी, और जो हमने स्क्रिप्ट वाली फाइल बनाई app.js, जिसमें हमारा मॉड्यूल है, उसको मैंने इंक्लूड करवा दिया। बॉडी के अंदर आया और मैंने यहाँ पर माई ऐप, हमारे जो भी मॉड्यूल का नाम था वो ngApp डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स हमारा स्कोप यहाँ पर बन चुका है। और उसके अंदर मैंने एक डिवीजन टैग लिया है और उसमें मैंने अपने कंट्रोलर का नाम दे दिया है माई कंट्रोलर। करेक्ट, दैट मीन्स माई कंट्रोलर के अंदर के स्कोप में जो भी डिफाइन किया होगा वो मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया था, माई कंट्रोलर में एक नेम में अल्केश काबा स्टोर किया था, मतलब यहाँ पर मुझे नेम मैंने वैल्यू फैच कर लिया। ओके, सेकेंड चीज़, मैंने एक और बटन भी बना दिया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक बटन मैंने बनाया। ओके, और ये जो लिखा है इसको भी मैं हटा देता हूँ। सिंपल मैंने क्या किया है, जो मैंने कंट्रोलर में नेम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की थी उसको एक्सप्रेशंस की मदद से यहाँ प्रिंट करवाया है। और दूसरा, यहाँ पर मैंने एक बटन लिया है, उसके ऊपर मैंने एंगुलर जेएस की इवेंट से ही चेंज नेम नाम का फंक्शन कॉल करा है, जो मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो स्क्रीन पे हम लोग देख लेते हैं कि आउटपुट क्या दिखाता है। आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, अल्केश काबा और नीचे चेंज नाम का बटन। करेक्ट, चेंज नेम वाला। तो आप स्क्रीन पे देखते हो, क्यों? क्योंकि नेम में हमने अल्केश काबा स्टोर किया था और व्यू पर उसको बाइंड करवा दिया, तो मिल रहा है। और यहाँ पे चेंज नाम का एक बटन लिया है, चेंज नेम नाम का। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करके क्या करवा रहे हैं, चेंज नाम का फंक्शंस कॉल करवा रहे हैं। ओके, देखते हैं हो रहा है। करेक्ट, फंक्शंस वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ देखी, ये तो हम लोग पहले से करते आए हैं। इसमें क्या होता है कि मॉडल डेटा में देखो, यहाँ पे पहले हमने क्या लिया था, एक नेम नाम का मॉडल डेटा में नेम था, उसमें वैल्यू स्टोर थी। अब इस फंक्शंस को मैंने कॉल कराया, उसकी वैल्यू अपडेट कर दी। लेकिन ये सब चीज़ें किससे हुई? एंगुलर जेएस से ही हुई है, इसलिए आपको व्यू पे तुरंत इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन सपोज ये जो नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू मैं एंगुलर जेएस का यूज़ करके ना करूँ चेंज, और सपोज एक्सटर्नली यानी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके चेंज करता हूँ, तो आपको व्यू पे डायरेक्टली इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। कैसे? देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखोगे, मैंने एक लाइन लिखी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जावास्क्रिप्ट की एक मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डाइजेस्ट। मतलब इस पेज पर, किस पेज पर? इस पेज पर जिस टैग की आईडी क्या है, डाइजेस्ट है। मतलब यहाँ पर एक बटन मैंने अब बना दिया है, ठीक है, उसकी वैल्यू रखी डाइजेस्ट और आईडी क्या दी है, डाइजेस्ट। मतलब अब ये क्या बात कर रहा है कि इस पेज पर जिस टैग की आईडी क्या है, डाइजेस्ट है,
और एक ऐड इवेंट लिस्नर मेथड आती है। ये क्या करती है कि किसी भी HTML कंटेंट के ऊपर अगर मुझे उसके अंदर कोई इवेंट ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक इवेंट का नाम और दूसरा फंक्शन, राइट। मतलब कि इस पेज पर, जिस पेज पर टैग की आईडी क्या है, डाइजेस्ट है, उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तब ये फंक्शंस कॉल हो जाएगा। और इसमें हमने क्या लिखा है कि वही स्कोप के अंदर जो नेम नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मैंने क्या करवाया है, अपडेट करवाया है, करेक्ट। यानी कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो स्कोप के अंदर नेम में लर्न 1 हो चुका था वो वापस क्या हो जाना चाहिए, अल्केश काबा। देखते हैं, ध्यान से देखो, अभी बाय डिफॉल्ट अल्केश काबा है, चेंज नेम किया, लर्न 1 हो गया। अब जैसे ही मैं डाइजेस्ट के बटन पर क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, अल्केश काबा वापस हो जाना चाहिए। हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर स्कोप में नेम नाम के वेरिएबल में अल्केश काबा वैल्यू स्टोर थी, करेक्ट, तो हमको मिल गई। फिर मैंने चेंज नाम के फंक्शन से उसको अपडेट करवा दिया तो अपडेट भी हो गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एंगुलर जेएस से ही हुई थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं उसी नेम की वैल्यू अपडेट करवाता हूँ जावास्क्रिप्ट से, तो एंगुलर जेएस की जो डाइजेस्ट साइकिल है ना वो ऑटोमेटिक वर्क मतलब स्टार्ट नहीं होती है। इसलिए एंगुलर जेएस को पता नहीं चलेगा कि उसके किसी वेरिएबल में वैल्यू चेंज हुई है या नहीं, राइट। तो एंगुलर जेएस को बताना पड़ेगा कि भाई आपके वेरिएबल में चेंज हुआ है, तो वो बताने के लिए यूज़ होता है $scope.digest, राइट। तो जैसे ही दूसरे वर्ड में मैं कहूँ तो डाइजेस्ट साइकिल को मैन्युअली रन करवाने के लिए यानी कि चलाने के लिए यूज होता है $scope.digest। कैसे लिखना है, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया scope.digest। इसका काम क्या है, जैसे ये लाइन लिखूंगा तो क्या होगा, आपकी डाइजेस्ट साइकिल मैन्युअली स्टार्ट हो जाएगी और वो एंगुलर जेएस को ये बता देगी कि भाई यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज हुई है। जो $watch नाम का वॉचमैन है वो उसे अपडेट कर देगा। कैसे, तो देखते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो वही एग्जांपल, पहले वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, अब फिर देखते हैं हो रही है या नहीं। यहाँ तो प्रॉपर है, यहाँ पर देखो हो रही है, वापस चेंज नेम डाइजेस्ट हो रही है वैल्यू। अब मैं इसको डाइजेस्ट को कमेंट करके देखता हूँ वापस, ठीक है। अब देखो हो रही, लेकिन जैसे ही मैं डाइजेस्ट पर क्लिक करूंगा वैल्यू अपडेट नहीं होगी, क्योंकि एंगुलर जेएस को पता नहीं चलेगा कि उसके स्कोप के वेरिएबल में कुछ अपडेट हुआ है। तो उसे वही बताने के लिए या डाइजेस्ट साइकिल स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, $scope.digest, जो एंगुलर जेएस की डाइजेस्ट साइकिल को स्टार्ट कर देता है और $watch को पता चल जाता है कि किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज हुई है और वो उसे अपडेट कर देता है और हमको व्यू पर उसका इफेक्ट दिखाई देता है, लाइक दिस। सिंपल। हमने क्या किया, एक बार फिर कोड पर जाते हैं। एक मैंने मॉड्यूल बना दिया है, एक कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर नेम नाम के वेरिएबल पर मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी। एक फंक्शन बनाया, उसको मैंने अपडेट करवा दी वही वैल्यू। तीसरी बार जावास्क्रिप्ट की एक इवेंट से मैंने उस वैल्यू को अपडेट करवाया, लेकिन वो नहीं हो रही थी, तो उसको करने के लिए हमने यूज़ किया scope.digest, तो उससे वो अपडेट हो गई। और यहाँ पे जस्ट मैंने 2 बटन और एक लेबल एक्सप्रेशन से वैल्यू प्रिंट करवाई थी। तो सिंपल $scope.digest का काम क्या हुआ कि मैन्युअली डाइजेस्ट साइकिल अगर आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। और आपको मैन्युअली डाइजेस्ट साइकिल स्टार्ट करने की ज़रूरत कब होती है, जब आप मॉडल डेटा को मैन्युअली चेंज मतलब एक्सटर्नली चेंज करते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो एंगुलर जेएस के $watch को बताने के लिए कि आपके वेरिएबल में अपडेट हुआ है, हमको डाइजेस्ट साइकिल की स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ये था scope.digest। हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे $apply, दैट मीन्स $scope.apply फंक्शन। बट इस फंक्शन को समझने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, $digest साइकिल, $watch और $digest। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप हमारे लास्ट वीडियो को प्लीज़ रेफ़र कर ले, राइट, क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि $apply क्या है। लेकिन अगर उन वीडियो को नहीं देखा है या आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस कंसेप्ट को आप नहीं समझ सकते। क्लियर? ओके, तो देखते हैं $scope.apply आखिर है क्या। तो $scope.apply फंक्शन एक $scope.digest के सिमिलर ही है,
मतलब कि जो वर्क डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट का था वही वर्क डॉलर स्कोप डॉट अप्लाई का है। ओके, कैसे? तो डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट का वर्क क्या था कि आपके कंट्रोलर के अंदर जो भी मॉडल डेटा होते हैं उसको अगर आप एक्सटर्नली चेंज करते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट या किसी और चीज़ से, राइट, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है, यानी कि आपकी डाइजेस्ट साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके लिए आपको डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट की ज़रूरत होती थी। तो उस डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट की जगह पे आप स्कोप डॉट डॉलर अप्लाई भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी सेम वर्क हो जाएगा, राइट। तो सिंपल हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई दोनों का सेम वर्क है तो फिर हमको अप्लाई की ज़रूरत क्या? तो दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, राइट, कि हम लोग डाइजेस्ट के अंदर कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि डॉलर स्कोप डॉट डाइजेस्ट जो लिखा है स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये चीज़ लिखिए, तो इसके अंदर कोई फंक्शंस वगैरह नहीं आ सकता। जबकि स्कोप डॉट अप्लाई के अंदर एक ऑप्शनल फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स कि स्कोप डॉट अप्लाई के अंदर एक ऑप्शनल फंक्शंस भी आ सकता है। और जब आप स्कोप डॉट अप्लाई को कॉल करते हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्कोप डॉट डाइजेस्ट कॉल हो ही जाता है। समझ में आया? मतलब ये जो स्कोप डॉट डाइजेस्ट है वो अप्लाई के अंदर आ ही जाता है, एज वेल एज उसके अंदर एक ऑप्शनल फंक्शंस की फैसिलिटी भी है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वो फंक्शंस कैसे डिफाइन होता है, कैसे वर्क होता है, तो हम वो सारी चीज़ें विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने एक सेम एग्जाम्पल बनाया हुआ है जो हमने डॉलर डाइजेस्ट समझने के लिए बनाया था। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक मॉड्यूल बना दिया है माई ऐप नाम का, उसके अंदर एक कंट्रोलर रजिस्टर कर दिया है माई कंट्रोलर नाम का, और मॉडल डेटा के तौर पर हमारे पास एक नेम नाम की प्रॉपर्टी या वेरिएबल है जिसमें हमने अल्केश का वैल्यू स्टोर की है, और एक फंक्शन बना दिया है चेंज नेम, और उसी नेम की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया है कि जब कॉल हो तो वैल्यू अपडेट हो जाए, राइट। और उसी के नीचे जावास्क्रिप्ट से भी मैंने ये क्या किया है कि एक बटन लिया है। आप व्यू पर जाओगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तो सेम चीज़ जो लास्ट में की थी, इस वैल्यू को मैंने ये जो है नेम नाम की प्रॉपर्टी को यहाँ पर व्यू पर बाइंड करवा दिया है एक्सप्रेशन से, और दो बटन ले लिए। एक बटन पर चेंज नाम का ये वाला फंक्शन कॉल करवाया है, और दूसरे बटन पर एक और दूसरा बटन भी लिया है जिसका नाम आईडी मैंने क्या दी है, अप्लाई, और उसके ऊपर मैंने जावास्क्रिप्ट से इवेंट बाइंड की है। यहाँ पर जो लाइन लिखी है लास्ट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगेन कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अप्लाई। इसका मतलब हुआ कि इस पेज पर जिस टैग की आईडी अप्लाई है उसके अंदर ये इवेंट लिस्नर एक मेथड है जो ये इवेंट बाइंड कर देगा। दैट मीन्स कि इस टैग पर जिस टैग की आईडी अप्लाई है उस पर जैसे ही क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शंस कॉल हो जाएगा। और इस फंक्शन में हमने क्या लिखा है, स्कोप के अंदर जो नेम नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट करवाई है, राइट। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ कि भाई ये एग्जांपल वर्क करता है या नहीं, नेम की वैल्यू इस बटन पर क्लिक करने पर अपडेट होती है या नहीं। तो देखते हैं, रन करके देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमने एक्सप्रेशन से नेम प्रिंट करवाया था वो दिख रहा है, सेकंड चेंज नाम का एक बटन है और दूसरा अप्लाई नाम का एक बटन है। जैसे ही चेंज नाम पर मैं क्लिक करता हूं तो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, यस हो रही है। लेकिन मैंने जावास्क्रिप्ट से वैल्यू कब अपडेट की है, अप्लाई बटन पर। अप्लाई पर क्लिक देखते हैं, वापिस से वैल्यू अल्केश काबा हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। सेम सिचुएशंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मॉडल डेटा के अंदर अगर आप एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट से अपडेट करते हो तो वो एंगुलर जेएस को पता नहीं चलता है, क्योंकि जब आप मॉडल डेटा के अंदर जावास्क्रिप्ट से चेंज करते हो तो डाइजेस्ट साइकिल अपने आप रन नहीं होती है और आपके जो भी है व्यू पर उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर मुझे मैन्युअली डाइजेस्ट साइकिल चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर मैं दो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, स्कोप डॉट डाइजेस्ट या स्कोप डॉट अप्लाई। तो स्कोप डॉट डाइजेस्ट तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, स्कोप डॉट अप्लाई। ओके, अब रन करके देखते हैं। ओके, सेम चेंज नेम पर क्लिक कर रहा हूँ, ओके हो गया लन वन, ये तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब अप्लाई पे करके देखते हैं, अल्केश काबा वापस हो जाना चाहिए, यस राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक लाइन से इफेक्ट हो गया कि डॉलर स्कोप डॉट अप्लाई भी क्या कर देता है, डाइजेस्ट साइकिल स्टार्ट कर देता है, जिससे आपके जो भी वेरिएबल में आपने चेंज किया है वो डॉलर वॉच को पता चल जाएगा और वॉच उसमें अपडेट कर देगा और आपको व्यू पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा, राइट। तो क्वेश्चन फिर यही आ गया कि अब डिफरेंस क्या डाइजेस्ट और अप्लाई में।
तो मैंने एज इट इज़ जो भी पहले से ही बता दिया है आपको कि अप्लाई के अंदर ऑप्शनल फंक्शन आ सकता है जो डाइजेस्ट के अंदर नहीं आ सकता। कैसे, तो देखते हैं। राइट, इसके अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू लिखी थी मैंने यहाँ पर अपडेट करने वाला जो कोड था वेरिएबल को, वो मैंने यहाँ से कंट्रोल X किया और इसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि डाइजेस्ट के अंदर फंक्शन नहीं आ सकता, अप्लाई के अंदर आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शंस यूज़ किया और उसके अंदर वैल्यू डाली। अब चेक करते हैं कि अब वर्क करता है या नहीं। अभी भी वर्क कर रहा है, राइट। तो ऐसे फंक्शन लेने की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ अप्लाई में है, डाइजेस्ट में यूज़ नहीं कर सकते। अब अप्लाई में फंक्शन लेने से फ़ायदा क्या होता है कि सपोज़ मैंने यहाँ पर फंक्शन ले लिया, तो अप्लाई क्या करता है कि उसके अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन है वो पहले कॉल करेगा, मतलब उसकी सारी फंक्शनलिटी हो जाएगी, उसके बाद डॉलर डाइजेस्ट को कॉल कराएगा। मतलब जब आप अप्लाई यूज़ करते हो तो डॉलर डाइजेस्ट तो अपने आप कॉल हो ही जाता है, आपको इंडिविजुअल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था डॉलर स्कोप डॉट अप्लाई। सो आपने समझ लिया कि स्कोप्स और कंट्रोलर्स क्या होते हैं। इसके अलावा एंगुलर जेएस के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उसके बाद भी वेब स्टोरेज आता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और वो भी आपको सीखना हो तो learn1.com के ये कंप्लीट कोर्स को एनरोल कीजिए जो कंप्लीटली फ्री है। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी और वहाँ पे आप क्लिक करके ये पूरा कोर्स 100% फ्री में सीख सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ही learn1.com की वेबसाइट पर जाइए और इस कोर्स को सीखना शुरू कीजिए। learn1.com पे आने वाले सारे रीसेंट कोर्सेज के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो हमारे यही सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और इस YouTube चैनल के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा।